Hello everyone. We are going to start with the third part of Unit 3, जो कि आखिरी हिस्सा भी है, which is also the last part of Unit 3. हम लोग पिछले लेक्चर में टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, जो कि बेनिफिशियरी और लिमिटिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत पहला स्टैट्यूट था, उसको कवर कर चुके हैं. इसमें दो और हिस्से हैं. तो दूसरा है पीनल स्टैट्यूट्स. आइए इसको समझते हैं. Penal statutes refer to laws that prescribe punishment for certain acts or omissions, that is, they define offences and provide penalties for violating laws. तो ये statutes जो होते हैं ये हमको punishment बताते हैं. जैसा कि आप पुराना IPC, CRPC आदि आदि को जानते हैं और वर्तमान में BNS और BNSS के नाम से उसको जानते हैं. तो इसमें ये बताते हैं कि अगर आप कोई कृत्य करेंगे अथवा तो कोई कृत्य नहीं करेंगे, करने पर क्या पनिशमेंट होगा, और यदि कुछ ऐसे कृत्य हैं जो नहीं करेंगे तो क्या पनिशमेंट होगा. ये दोनों ही बातें उसमें बताई गई हैं. इन्हीं को हम कहते हैं पनिशमेंट लॉज या फिर पीनल स्टैट्यूट्स. पीनल माने पनिशमेंट. दे ऑफर क्रूशियल पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड आर प्राइमरीली फाउंड इन लेजिस्लेशन. ये लॉ का सबसे सामान्यतः जो समझा जाता है मायना वो यही है. एग्जाम्पल में आप लिखिए इंडियन पीनल कोड 1860, जिसको कि अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहते हैं. एंड स्पेशल लॉज, कुछ और आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए NDPS एक्ट, जिसको आप फुल फॉर्म है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, और इस तरह से अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीनल लॉज आप लोग अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ भी रहे होंगे. पॉक्सो एक्ट आदि आदि इसमें आते हैं. की फीचर्स मान लीजिए. की फीचर्स इसके होते हैं पनिटिव इन नेचर. पेनिटिव इन नेचर मतलब होगा पनिशमेंट होता है. पेनिटिव मतलब पनिशमेंट होता है. किसको पनिशमेंट होता है? जो गलत करता है. पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग डूअर. दूसरा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इसमें लागू होता है, जैसे कि टैक्सिंग स्टैट्यूट में लागू हुआ था, ताकि कोई अनजस्ट पनिशमेंट ना दिया जाए. हम जानते हैं कि हमारा कानून जो जूरिस्प्रूडेंस की लाइन पर चलता है कि चाहे 100 से ज़्यादा या हज़ारों आरोपी बरी हो जाए, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है. मस्ट डिफाइन ऑफेंस क्लियरली. जो ऑफेंस है उसको स्पष्टतः डिफाइन होना चाहिए. द एक्ट ऑफ ओमिशन मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली, जो कि बेर एक्ट में किया जाता है कि अपराध आप किसको मानेंगे. तो स्पष्ट लिखित में होता है कि इस चीज़ को हमारी सरकार अपराध की कैटेगरी में रखेगी. कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. ये वाले लॉज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, जबकि अब इसके पहले जो टैक्सिंग लॉज पढ़े थे आपने वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव पे जो लिमिटेशन लगती है वो संविधान के आर्टिकल 21 के आधार पे बेसिकली लगाई जाती है. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन पे ही रहता है. अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी. तो जिस पे आरोप लगा है अक्यूज्ड, उसको हमेशा न्यायालय इनोसेंट ही मानता है जब तक कि उसका जो अपराध है वो सिद्ध नहीं हो जाता. इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स. स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल लगता है इस पर. अगर दो इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं, मान लीजिए संभवतः कि एक फेवर कर रहा है दो ऐसे इंटरप्रिटेशन हैं संभवतः जिसमें कि एक मान लीजिए अक्यूज़ का फेवर कर रहा हो, दूसरा अक्यूज़ का विरोध कर रहा है. एक जो आरोपी के पक्ष का है और एक आरोपी के विपक्ष का है. तो फिर हम वो वाला अडॉप्ट करेंगे. न्यायालय वो वाला रूल इंटरप्रिटेशन को मान लेगा जो कि अक्यूज़ के फेवर वाला होगा. फिर अगले को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गिल्टी है. नो प्रिजम्पशन. कोर्ट्स कभी भी ये प्रिज्यूम नहीं करता है, कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करता है बियॉन्ड द क्लियर लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, सिवाय उसके कि जो कि कानून में लिखा हुआ है. एग्जाम्पल केस आप पढ़ सकते हो. तोलाराम
रालूमल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि 1954 का केस है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट पीनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पीनल स्टैट्यूट्स का कंस्ट्रक्शन टाइप स्ट्रिक्ट ही होगा। अब आइए यूनिट 3 का जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस। डायरेक्टरी और मैंडेटरी प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन, तो इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल मूल आधार हैं हमारे इंटरप्रिटेशन के। इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हम किसी कानून का उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब आइए समझिए, मैंडेटरी प्रोविजन किसको कहते हैं? इट इज़ अ प्रोविजन दैट इज़ कंपल्सरी इन नेचर। मैंडेटरी माने कंपल्सरी होता है। इट शुड बी कंप्लाइड स्ट्रिक्टली, इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगा। नॉन कंप्लायंस रेंडर द एक्ट और प्रोसीडिंग वॉइड और इनवैलिड। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, तो फिर जो भी कृत्य किया है, वो जो भी प्रोसीडिंग आपने प्रोसीड करी है, वो सब इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसी के सापेक्ष डायरेक्टरी प्रोविजन कहता है इट नीड नॉट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड। तो मैंडेटरी प्रोविजन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के ऊपर बेस्ड है और डायरेक्टरी में इट्स नॉट स्ट्रिक्टली कंप्लाइड। नॉन कंप्लायंस अगर इसका होता है, अगर इसका पालना नहीं होती है, तो ये डज नॉट इनवैलिडेट द एक्ट। ये किसी भी एक्ट या प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं करता है, जैसे कि मैंडेटरी में किया गया था। दो, इट मे हैव अदर कॉन्सिक्वेंसेस। भले ही यद्यपि इसमें कोई अन्य परिणाम हो सकता है। हाउ डू कोर्ट्स डिसाइड इफ़ अ प्रोविजन इज़ मैंडेटरी और डायरेक्टरी? कैसे न्यायालय ये निर्णय करता है कि कोई भी प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी? तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि कोर्ट कैसे इसको करता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें न्यायालय ध्यान में रखते हैं। जैसे पहला, भाषा क्या इस्तेमाल की गई है, लैंग्वेज यूज्ड। वर्ड्स लाइक शैल जनरली इंडिकेट मैंडेटरी प्रोविजन। अगर किसी कानून में, स्टैट्यूट में शैल वर्ड का उपयोग है, तो शैल से आप समझ सकते हैं कि वो मैंडेटरी प्रोविजन है। लेकिन अगर शब्द में इस प्रकार का लगा MAY, तो यूजुअली ये डायरेक्टरी प्रोविजन को इंडिकेट करता है। बट दिस इज़ नॉट कंक्लूसिव। कोर्ट्स लुक एट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन ये केवल एक इशारा भर है। कोर्ट जो है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट क्या है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। इफ़ द पर्पज़ ऑफ प्रोविजन इज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट और प्रिवेंट फ्रॉड, इट्स लाइकली टू बी मैंडेटरी। अगर मान लीजिए लेजिस्लेशन जिस आशय से लेके आया गया है वो जन सामान्य के हित का संरक्षण है, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर फ्रॉड से बचाना है हमें अपने नागरिकों को, तो ये जहाँ तक संभव है मैंडेटरी ही होगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर कंप्लाई नहीं करते हैं, पालना नहीं होती है, तो इफ़ द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स अ पेनाल्टी और कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉन कंप्लायंस, इट इज़ यूजुअली मैंडेटरी। अगर मान लीजिए कोई पेनाल्टी लग रही है, अगर आप उसका पालना नहीं करने पे पेनाल्टी आ रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कानून जो है मैंडेटरी की कैटेगरी का है, ना कि डायरेक्टरी का। इफ़ नो सच पेनाल्टी इज़ मेंशन, इट मे बी कंसिडर्ड डायरेक्टरी। अगर कोई पेनाल्टी नहीं बताई जा रही है तो उसको हम डायरेक्टरी मान सकते हैं। वेदर सब्सटैंशियल कंप्लायंस इज़ इनफ। इन डायरेक्टरी प्रोविजन सब्सटैंशियल कंप्लायंस में भी सफिशिएंट। अगर डायरेक्टरी प्रोविजन है तो सब्सटैंशियल कंप्लायंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पालना कर दी, कुछ एक चीज़ें रह भी गई हैं, तो भी उसको पर्याप्त मान लिया जाता है। की केस लॉज देख लीजिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनबोधन लाल श्रीवास्तव 1957। इसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया था द यूज़ ऑफ द वर्ड शैल
इज़ नॉट डिसाइसिव, कि शैल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंडेटरी ही होगा, डिसाइसिव नहीं है ये शब्द। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको आगे बढ़ के जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो भी समझना पड़ेगा, आशय समझना पड़ेगा। दूसरा केस है राजा बुलंद शुगर कंपनी वर्सेस म्यूनिसिपल बोर्ड रामपुर, 1965 का केस है। इसमें कोर्ट ने एम्फसाइज किया था, जोर दिया था, द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड पर्पस ऑफ प्रोविजन टू डिटरमाइन द नेचर। अगर पालना नहीं हो रही है उसका प्रभाव क्या होना चाहिए, और जो पर्पस ऑफ द प्रोविज़न है, जो उस प्रोविज़न का आशय है, ताकि उससे उसका नेचर को हम समझ पाए। शरीफुद्दीन वर्सेस अब्दुल घानी लोन, 1980 का केस। इसमें कोर्ट ने बोला था, उन्होंने डिफरेंशिएट किया था कि सब्सटैंशियल कंप्लायंस जो कि डायरेक्टरी स्टैट्यूट का एक तरह से इशारा है, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो कि मैंडेटरी की तरफ इशारा करता है, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो अगर मैंडेटरी प्रोविज़न है, नहीं फॉलो किया जा रहा है, द एक्शन इज़ इनवैलिड, जो आपने किया है उसके तहत वो इनवैलिड हो गया, नल हो गया। और अगर डायरेक्टरी प्रोविज़न है, नहीं आपने उसकी पालना करी है, फॉलो नहीं हुआ है, तो एक्शन में स्टिल भी वैलिड हो सकता है, वो एक्ट अभी भी वैलिड रह जाए, दो इट माइट अट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल कॉन्सिक्वेंसेस। हो सकता है उसमें आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन इनवैलिडेट नहीं होता। बस यही मेन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिट 3 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट यूनिट 4 ऑफ interpretation of statutes. So keep studying. God bless you all.